ये लोग हमारे लिए हालात मुश्किल करते जाएंगे और हम में से जो कमज़ोर लोग हैं वो अपने आप टूटते चले जाएंगे और जो मजबूत लोग हैं वो और मजबूत होते चले जाएंगे। जब पब्लिक के अंदर हम लोग रहेंगे और लोगों से जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवालात उठेंगे और उन सवालों के जब जवाब हम ढूंढने निकलेंगे तो और भी बहुत सारे सवालों के जवाब हमको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। इसी उम्मीद में लगे हैं कि एक दिन बुराई हार जाएगी और अच्छे लोगों का मजमा लगेगा और आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बना पाएंगे, एक अच्छा समाज बना पाएंगे जो अमीर के बच्चे को भी उतना ही मान दे और गरीब के बच्चे को भी उतना ही मान दे, जो कम पढ़ने वाले बच्चे को भी उतना ही इज्जत दे जितनी वो टॉप में आने वाले बच्चे को दे रहा है। क्योंकि तब शायद लोगों को तब तक ये समझ में आ चुका होगा कि को एग्जिस्टेंस के बिना जीना संभव नहीं है। आपने अकेले अकेले सारी कोशिशें करके देख ली, आपने पैसा कमा कर देख लिया, आपने मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी करके देख ली, आपने दहेज में बहुत सारा पैसा भी लूट के देख लिया लड़की वालों से, आपने अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए कत्लेआम भी मचा कर देख लिया, आपने भाइयों की ज़मीनों पर कब्जा करके भी देख लिया, आपने अपने अपने हर वो काम करके देख लिया जो लगता था कि शायद गहने पहनने से इज्जत बनेगी, ज़मीनें खरीदने से इज्जत बनेगी या इस तरह से पता नहीं अपनी एक्सेप्टेंस के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, जो उसे लगता है कि समाज मुझे इस रूप में एक्सेप्ट करेगा। तब तक आप वो सब कुछ ट्राई कर चुके होंगे और आखिर में आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी कि प्यार, प्रेम, को एग्जिस्टेंस और सबके भले के बिना आपका भला संभव नहीं है। तो आपको चैन नहीं पड़ने वाला अगर दुनिया में कोई दूसरा आदमी आपकी वजह से परेशान है तो। चाहे आप जितने मर्जी सत्संग घूम लीजिए, चाहे आप जितने मर्जी दान कर लीजिए, चाहे आप जितने मर्जी भजन कर लीजिए, चाहे आप जिस मर्जी धर्म को अपना लीजिए, चाहे आप जिस मर्जी पंथ के साथ लगिए, कोई आपका गुरु हो आपको कोई माफ नहीं करने वाला। क्योंकि आप जब तक अपने आप को माफ नहीं करेंगे, आप जब तक समाज के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपका जीना व्यर्थ है। ये बात तब तक आपको समझ में आ चुकी होगी। इन्होंने अपना एजेंडा चलाया हुआ है 2030 तक इतने प्रतिशत पॉपुलेशन रहेगी, इतने प्रतिशत लोग रहेंगे, इस हालात में इतनी गाड़ियां होंगी, इतनी एनर्जी की कंजप्शन होगी, इतनी ज़मीनें होंगी, उन ज़मीनों पर इनके कब्जे होंगे, ये एक सरकार होगी, एक दुनिया होगी, उसका एक हेल्थ सिस्टम होगा, उसमें एक राजा होगा, बाकी के सारे दीवान होंगे या क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी निगरानी करेगी, हर आदमी की हर गतिविधि के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास के जरिए, शरीर में गए हुए प्रोडक्ट्स के जरिए, उनकी आरएफआईडी के जरिए, उनके मोबाइल के जरिए, उनके घरों के ऊपर सर्वेलेंस के जरिए, और मतलब हर आदमी की मूवमेंट के ऊपर सर्वेलेंस रखी जाएगी। अब इन्होंने ये वो प्लान बनाए हुए हैं जिनको हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुंडे कहते हैं। लेकिन कुदरत के अपने प्लान होते हैं और कुदरत के उन योजनाओं के सामने ये पहले भी फेल होते आ रहे हैं और ये आगे भी फेल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। उसमें ये षड्यंत्र करते रहेंगे। जैसे अभी अभी इन्होंने क्या किया कि किसानों के 3 कानून जो कि बिना चर्चा के ही इन लोगों ने पास किए थे ऑर्डिनेंस के जरिए, और इन्होंने बिना चर्चा के ही इनको फिर से निरस्त भी कर दिया। और वो कानून, वो जो बिल था इनको निरस्त करने वाला, वो लोकसभा में भी पास हो गया। कुल मिलाकर के 3 मिनट लोकसभा में लगे और 3 मिनट राज्यसभा में लगे और वो कानून पास हो गया बिना चर्चा के। ना इन्होंने उस कानून को बनाने से पहले चर्चा की किसी से, ना उनको निरस्त करने से पहले। और उस बेशरम आदमी ने किसानों से माफी भी मांग ली और ये कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और ये चीजें आम आदमी भी समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही सरकार ने ये कहा कि हमारे पास किसान आंदोलन में कितने लोग मरे इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए हम आपको मुआवजा नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने 5 लोगों की कमेटी मांगी है कि आप 5 आदमी दे दो हमें जो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनवाने में मदद करेंगे, हम वो भी बना देंगे। जितनी जल्दबाजी सरकार ने की हुई है
किसानों को यहां से उठाने की, वहां से आपको अगले किसी बड़े षड्यंत्र की बू नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। आपको पता नहीं कब समझ में आएगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा था। जिस दिन इन्होंने कानून वापसी की घोषणा करी, गुरुपुरब के दिन, उस दिन हम लोग 19 तारीख थी, और 19 तारीख को घोषणा जब करी तो मैंने उसी दिन कहा था कि ये यहां से किसान आंदोलन खत्म करा के किसानों को घर भेज के जबरदस्ती, जिन्होंने नहीं ली है उनको जबरदस्ती पहली डोज देने की, और जिन्होंने पहली ले रखी है जबरदस्ती दूसरी डोज देने का षड्यंत्र है। इसको समझिए, क्योंकि फिर आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि गांव के गांव इकट्ठे होके तुम्हें लठ ठोकेंगे अगर तुम गांव में घुस गया तुम्हारा कोई एक भी आदमी अगर सुई लेके। फिर भी इन्होंने ये अपनी कोशिशें जारी करे हुए हैं। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदेश था कि आपको इतनी तारीख को लॉकडाउन लगाना ही लगाना है, और ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है, सिर्फ हमारे यहां नहीं हो रहा, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह यही हो रहा है। और आज की तारीख तय थी कि, तारीख इनकी 22 तारीख तय थी बकायदा, कि 22 तारीख से हम पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगाएंगे। लेकिन वो क्योंकि 19 को लिया वापसी, तो इन्होंने सोचा घर चले जाएंगे 2-3 दिन में, तो 22 को लॉकडाउन ठोक देंगे और उसके बाद मैंडेट को स्ट्रांग कर देंगे। और आप देखिए इस दौरान क्या हुआ कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उन राज्यों में कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, और मतलब कोर्ट के माध्यम से, पता नहीं जिस भी माध्यम से इनको लग रहा है, ये लोग उस मैंडेट को और स्ट्रांग करते जा रहे हैं और लोगों पर अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। तो लोग अपने आप को और ज्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं। ना तो आज अमीर आदमी आजादी की सांस ले पा रहा है, ना गरीब ले पा रहा है, ना ही पढ़ा लिखा और ना ही अनपढ़, बल्कि अनपढ़ आज भी फिर भी बचे हुए हैं। जो टीवी नहीं देखते हैं वो अभी भी थोड़ा आजाद महसूस कर रहे हैं, बट जो टेलीविजन के आगे बैठे हैं वो तो कंप्लीटली गुलाम महसूस करते हैं अपने आप को, और उनको तो यह लगता है कि गली के अगले मुहाने पर जाएंगे और कोई मेरे जैसा वायरस खड़ा होगा और वो उसे चपेट में ले लेगा और मार देगा। अभी 4 बजे की एक मैं आपको अपडेट देता हूं। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने अपनी एक रोहतक की फोटो अपने फेसबुक पर डाली है और जिला स्तरीय कार्यक्रम बताया है। हालांकि पूरे हरियाणा से लोग बुलाए, उन्होंने दिहाड़ी पर भी दे करके बुलाए लोग कि और कार्यक्रम था, और उसको अपना कार्यक्रम बता करके उसने फोटो खिंचवा लिए। लेकिन मेरा जो मकसद था ये बात बताने का वो ये था कि उससे कुछ पहले, यानी शायद कल, हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर, जिसको हम मेंटल मंत्री बोलते हैं, अनिल विज ने एक फरमान जारी किया और डीसी को यह आदेश दिया, सारे डीसीज को, एसपीज को, नगर पालिकाओं को, कि मास्क लगाने का मैंडेट और ज्यादा कड़ा करो हरियाणा के अंदर। पंजाब में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां चुनाव है, उत्तराखंड में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां चुनाव है, गोवा में, त्रिपुरा में जहां चुनाव है वहां पर ऐसा कोई मैंडेट स्ट्रांगली नहीं चल रहा है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का खेल भी ये इसीलिए रचना चाहते थे कि क्योंकि अब तो क्या होता है कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो जाते हैं, तो उस चक्कर में सरकार को अपने जो तानाशाही रवैया है वो फिर से कमजोर करना पड़ता है। पंचायतों के चुनाव इन्होंने डिले किए हुए हैं, जिला पार्षद के डिले किए हुए हैं, और ब्लॉक समिति के डिले किए हुए हैं। इन्हीं चुनावों को फिर एमएलए वाले के साथ कर देंगे, इन्हीं को फिर पार्लियामेंट के साथ कर देंगे। तो इनका प्लान ये है कि किसी भी तरह से हम 1-2 प्लान के बाद चुनाव जो है वो एक ही दिन हो जाए पूरे देश के अंदर। तो ऐसे हर 6-7 महीने बाद फिर चुनावों में फिर कोई खरीदना पड़ता है, फिर कोई मनाना पड़ता है, फिर उसको प्रॉमिसेस करने पड़ते हैं, तो ये चलता रहता है। इसलिए अब क्योंकि पंजाब में चुनाव नहीं है तो वहां ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया है वहां के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि पता है कि तुम्हारे को अब लग जाएंगे लठ, तुम गांव में घुस नहीं पाओगे अगर तुमने इस तरह का कोई ड्रामा किया तो। और हरियाणा में क्योंकि चुनाव 2024 में है, तो हरियाणा में मतलब यूपी में नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये वाला मैंडेट कि आप मास्क लगाना कंपलसरी अगर आपको चलान होंगे, ये यूपी में नहीं है, ये उत्तराखंड में भी नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव है अब अगले साल, मतलब अगले जो फरवरी में हो जाएंगे। तो जहां पर चुनाव हो चुके हैं, जहां अभी नजदीक में चुनाव नहीं है, वहां इनके ये फरमान, तुगलकी फरमान लगातार जारी हैं। और
उधर से मेंटल मंत्री ने अपना मतलब फरमान जारी किया कि आपको लगाना पड़ेगा मास्क, और इधर अगले ही दिन जो है डिप्टी सीएम ने ये बड़ी सभा कर दी और इसके अंदर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ था। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उनके ऊपर चालान करो, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये मास्क वाला ड्रामा इनका चलना था। हालांकि कुछ लोगों के फोन आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि आप ये मास्क वाले पे हम क्या करें, तो मैंने कहा एक बार सरकार से इतना ही पूछ लो ना कि पूरी दुनिया में कोई एक सिंगल रिसर्च है जो ये साबित कर दे कि मास्क लगाने से कोई भी फायदा होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ठीक है, बहुत धुएं वाली जगह है, आपको अपना थूक गिरने से बचाना है, आपको धूल मिट्टी में हो, आप कहीं बजरी कंकर कलेसर चल रहा है वहां पर अगर आपको लगाना है वो एक अलग बात है आपको, लेकिन जमींदार तो वहां भी नहीं लगाता, किसान तो वहां भी नहीं लगाता है, तो कितनी धूल में काम कर रहा हो। बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने ये पूरा का पूरा खेल रचा कि हम अब मास्क के नाम पे चालान काटेंगे और लोगों के अंदर दहशत का माहौल बनाएंगे। इनको ये नहीं पता है कि लोग आपसे बहुत गुस्सा हो रहे हैं अंदर ही अंदर। जिस दिन उनका गुस्सा फूटेगा उस दिन तुम्हारी दाढ़ी पकड़ के धरती में पटकेंगे तुम लोगों को, और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि वही सलमान खान वाली है, इतने छेद करेंगे ना तुम्हारे भीतर, तुम्हें कुछ समझने नहीं आएगा। लेकिन ये मुद्दा नहीं था, हालांकि इस बात पर हमारा काफ़ी समय गुजर गया। एक तो आप इसको रोक करके कमेंट, इस वीडियो को रोक के आप एक कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या हम इन मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहें या अभी हमें किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट होइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आंदोलन कभी भी यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होते हैं, वहाँ आंदोलन नहीं होता है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था बिहार में वो एग्ज़ाम्स हों, परीक्षाएं हों, और जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती है उनका आयोजन होना चाहिए, और रेगुलरली वो परीक्षाएं में धांधली हो रही है। इसके ऊपर बोलते हैं कि 30,000 ट्वीट्स हो गए, उस पर भी सरकार का कोई मतलब ध्यान नहीं है। तो मैं वहाँ पे भी मैंने उसको मतलब ट्वीट में रिप्लाई किया कि भाई आंदोलन जो है वो ट्विटर पे नहीं होते हैं, आंदोलन सड़क पे होते हैं। और किसानों ने हमको एक शिक्षा दी है बहुत अच्छे से कि आप अपना रहने का इंतज़ाम करिए, आप संगठित रहिए, आप डंडे लटकाने के लिए तैयार रहिए, मुकदमे करवाने के लिए तैयार हो जाइए, और अपना बोरिया, बिस्तरा और अपना रहने का और खाने का सामान लेकर के आ जाइए। आप अपना एक टेंट लेकर के किसान आंदोलन में ही मतलब डेरा जमा लीजिए। बट ये चीज़ मतलब अब हमें करनी ही पड़ेगी, नो डाउट। अब हम करेंगे इसके ऊपर कार्रवाई, और बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच आप अपनी सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लाइक का बटन है इसको भी दबाते रहिए, क्योंकि जितना इसमें लाइक्स होते हैं और आप कमेंट करते हैं तो वो रीच जो है वो लोगों तक पहुंचती है। आप वैसे उसको इसका लिंक तो कॉपी करते ही रहते हैं, भेजते रहते हैं, नो डाउट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट जो अब असली बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी, ये वीडियो मैं छोटी बनाऊं कि बढ़िया बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं छोटी बनी है, और फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आपने छोटी सी क्यों बनाई आपकी, क्योंकि वीडियो में मैं कोई ऐसी बातें तो नहीं कहता हूं जिसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्शन या रिपीटिशन होता है, तो वो इकट्ठी भी बनाई जा सकती हैं और अलग अलग भी बनाई जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम एक बना दें और फिर उसको आप गाड़ी में जाते हुए या हेडफोन लगा के पैदल चलते हुए या रनिंग करते हुए या कभी भी मतलब सुन सकते हैं। आपको लगे कि इसमें इन्फॉर्मेशन काम की थी तो बाद में कॉपी पेन लेकर के उसको नोट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि चीज़ें कई बार याद भी नहीं रहती है, कहाँ से बात आई कहाँ से नहीं आई। आज जैसे मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। जब लोगों को आप बताओगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर वो वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा, फिर आपको उसका लिंक मुझसे भी मांगना पड़ सकता है, तो आप मुझसे भी लिंक मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे कि वो जो डॉक्टर पैब्लो कैमरा की जो रिपोर्ट है वो हम पे भेज दीजिए, और मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का किस्सा है
और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्मेरिया को ये लोग ALMARIA भी लिखते हैं और ALMEIRA भी लिखते हैं। स्पेन की बात हो रही है, ये स्पेन में है। वहाँ एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, ग्राफीन के स्पेशलिस्ट रहे हैं डॉक्टर पैब्लो कैम्प्रा, पैब्लो PABLO CAMPRA, ये रहे हैं ग्राफीन के स्पेशलिस्ट। और इन्होंने अपनी PhD के अंदर एक जो इनकी रिसर्च थी वो ये थी कि ग्राफीन ऑक्साइड को ग्राफीन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया था इन्होंने, और उस ग्राफीन ऑक्साइड के स्पेशलिस्ट हैं। तो इसीलिए जब इन्होंने उस डेथ जैब की, मैं इसे डेथ जैब बोल रहा हूं, तो इसकी इन्होंने माइक्रो रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। माइक्रो रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेस्टिंग होती है कि उस ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए। तो जब उन्होंने पता की तो रिसेंटली उनको पता लगा कि एक्चुअली जो ये आपको लगाया जा रहा है इसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड नहीं है। मेरी जो सबसे पहले वाली वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैंने बोला था कि इसमें ग्राफीन ऑक्साइड है, क्योंकि तब तक ग्राफीन ऑक्साइड दिख रहा था लोगों को। ग्राफीन एक्चुअली क्या है, एक कार्बन का ही स्ट्रक्चर है। ग्राफीन कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है एक तरह से, ये समझो आप। और एक एटम जितना पतला एक वो होता है, और उसका ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, मतलब ये प्लेट्स होती हैं। ये बीच में जो ये मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और जो ये कॉर्नर्स हैं ये कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन का एक वो बनता है, और इस तरह से एक पूरा का पूरा जैसे लेयर बनती है। तो ये पेपर आप मान के चल सकते हैं कि ये एक ऐसा, ये ग्राफीन इतना ही पतला, मतलब कितना पतला मैं उसका अभी जिक्र करूंगा कितना पतला। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, OH ग्रुप यहाँ होता है। जो केमिस्ट्री जिसने शुरुआत भी करी हुई है, 10th क्लास तक भी पढ़ी है केमिस्ट्री ध्यान से, उसको समझ में आ जाएगी ये बात। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ग्राफीन हाइड्रोक्साइड का है। पहले ग्राफीन ऑक्साइड समझ रहे थे, तो ग्राफीन ऑक्साइड में बेसिकली यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इस तरह से। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ना हो करके यहाँ हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसके, जो भी फ्री पॉइंट्स हैं, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू, ये फ्री हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है ये, और टॉप मोस्ट कंडक्टर है। प्लस साथ ही साथ इसके बारे में और चीजें भी क्लैरिटी के साथ डॉक्टर साहब ने बोला। 19 तारीख को इन्होंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था वीडियो में, 19 तारीख को पुलिस इनको उठा करके ले गई थी, और 29 तारीख को यानी परसों, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले, उनकी डेथ हो गई है। और उनकी डेथ नहीं, उनकी हत्या हो गई है, और वो डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं है। और डॉक्टर पैब्लो कैम्प्रा को जब मार दिया गया तो वो रिपोर्ट पब्लिश हुई, और जिन जिन लोगों ने उनकी वीडियोस थी उनके पास उन्होंने उसको डाल दिया था, और वो मेरे पास भी है उसका लिंक। तो डाउनलोडेड नहीं है वीडियो मेरे पास, क्योंकि जो वो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से नहीं होती है। मैं भी अपनी एक वेबसाइट, मेरा एक मित्र है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ मैं कि मैं समय निकाल के अपनी वेबसाइट के लिए पता करूँ, लेकिन बहुत जल्दी हम इसके ऊपर करेंगे। क्या क्या करें अकेले कोई करना पड़ता है ना, इसलिए दैट इज वाई। तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली ग्राफीन ऑक्साइड नहीं है, ग्राफीन हाइड्रोक्साइड है। और ग्राफीन हाइड्रोक्साइड के जो उसकी खासियत है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है। एक्सट्रीमली स्टेबल का मतलब ये है इतना स्टेबल कि ये टूटता नहीं है। वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्या, अभी तक का सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल माना गया इसको, जैसे हीरे को मानते होते थे। तो ये भी क्योंकि उसी का एलोट्रॉप का बना हुआ है। हीरा भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, और वहीं से ग्राफीन ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट है, वहीं से ग्राफीन हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेप्ट है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इतना स्टेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो उन्होंने ये भी कहा है इट इज बेसिकली स्टेज इन योर सिस्टम फॉरएवर। मतलब जिन लोगों को ये लगता है कि वो लोग मतलब जिन्होंने पहली दूसरी डोज ले ली है, जिनको ये लगता है कि वो इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और उनके उस बैच में
ये आया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी की हर मतलब उसके अंदर ग्राफीन हाइड्रोक्साइड आया हो, तो इसलिए जरूरी नहीं आपके बैच में आया हो। लेकिन अगर ये आ चुका है आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपकी नसों में अगर ये आ चुका है, तो ये आपके शरीर से निकलने वाला नहीं है। और क्योंकि आप बचे हुए हो अभी, तो उसका खेल अभी आगे समझ में आएगा। जब अगली बातें समझ में आएंगी तो फिर आप उनको जोड़ लीजिएगा। तो जो वो कह रहे थे वो, तो दिस इज द शार्पेस्ट इमेजिनेबल ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर ओनली वन देर इज ओनली वन एटम लेयर थिक एंड द ह्यूज मॉलिक्यूल। मतलब इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा था कि ये लेयर तो इतनी पतली है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये अखबार, ये पेपर है जो, ये इतना पतला है कि ये इतना पतला है कि पतला इतना और लंबा मटेरियल है। यानी कि आगे आने वाले जो आगे मैं जब उनको सुन रहा था कि ये ह्यूज मटेरियल है और इट इज एक्सट्रीमली शार्प। और क्योंकि इसका जो साइज है, मैंने इसका साइज लिखा था, इसका साइज कहां गया, 5 नैनोमीटर और 0.1 नैनोमीटर का कुछ, हाँ ये रहा। नैनोमीटर की जो लेयर थी, जो एक्टिव कार्बन थे, जो 6 रिंग्स जो मैं बताई थी, ये इट इज 50 नैनोमीटर लॉन्ग। यानी कि अगर ये एक मॉलिक्यूल 50 नैनोमीटर लंबा हो, नैनोमीटर मतलब होता है 1 मीटर का इतनेवा हिस्सा, जिसमें मीटर डिवाइडेड बाय 1 के बाद 9 जीरो, यानी इतना छोटा। ये समझो मीटर से छोटा होगा, अगर 100 कम कर देंगे तो सेंटीमीटर हो गया, यानी 100वां हिस्सा। और सेंटीमीटर से फिर 100 कम कर देंगे तो आपका मिलीमीटर हो गया, यानी 4 जीरो तो यहां कट गई मिलीमीटर तक, तो 5 जीरो और रह गई, यानी 1 मिलीमीटर के 10,000वें हिस्से जितना पतला। मिलीमीटर तो आप समझते हैं, जो आपके स्केल के ऊपर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो 1 मिलीमीटर होता है, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, यानी कि हल्का सा छोटा सा। तो उसका 10,000वां हिस्सा अगर उतना लंबा हो, तो देन देयर आर 500 रिंग्स इन अ रो। एक रो में 500 रिंग्स होंगी और एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन, ये मैं बता चुका हूं। पीस इज 50 मीटर लॉन्ग, अगर 50 मिलीमीटर लॉन्ग, 50 मिलीमीटर लंबा हो, लेकिन पतला कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर थिक। 50 नैनोमीटर, सॉरी एमएम नहीं, मिलीमीटर, सॉरी गलत बोल गया मैं। 50 नैनोमीटर अगर लंबा, और मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक कर दूं। अगर 50 नैनोमीटर लंबा और 0.1 नैनोमीटर पतला अगर हो, ये पतला मतलब आप समझिए नैनोमीटर कितना, मैंने आपको बता दिया, उससे इतना पतला, तो दिस इज कॉल्ड नैनो रेजर। इसको उन्होंने नैनो ब्लेड बोला है एक्चुअली। तो दैट इज व्हाई ही कॉल्ड इट रेजर बेसिकली। तो इट इज एक्सट्रीमली शार्प like nano razors, that cut the epithelial linings of the recipient's veins. epithelial linings मतलब आपकी जो नसें होती हैं, उनके अंदर एक स्मूथ सा जो लाइनिंग है, जो उसकी अंदर जो झिल्ली होती है, उसको एपिथेलियल बोलते हैं। और उस एपिथेलियल लाइनिंग को ये ब्लेड्स जो है वो काटते हुए चलते हैं। तो आपके ब्लड में, अच्छा, इट कैन सस्पेंड इन वाटर ऑल्सो, यानी कि क्या होता है कि अगर हाइड्रोक्साइड लूज कर जाए तो प्रोटोन अगर लूज कर देता है ये, तो प्रोटोन लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो दैट्स व्हाई इट कैन सस्पेंड इन वाटर ऑल्सो। तो एसिडिक है बेसिकली, ये नेचर में एसिडिक है। तो एसिडिक है तो इसलिए क्या होता है कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो डॉक्टर काम्प्रा क्या कहते हैं कि अगर ये अगर आपकी मसल्स में रह गया, यानी अगर सुई इतनी गई कि सिर्फ थोड़ी सी जली और अंदर गई, तो सिर्फ आपकी मसल्स में रह जाएगा, तब इतना खतरा नहीं है, तब एक्चुअली कोई खतरा नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है। बाकी चीजों से तो जो है ही, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जेल है, उससे तो है ही है, जो भी है, जो mRNA है, जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, उनसे तो है ही है। लेकिन ग्राफीन वाले पॉइंट की, लेकिन अगर ये आपकी नस तक पहुंच गए, यानी अगर आप वो सुई इतनी लंबी है कि या फिर इतनी उस तरह से उस जगह पर है कि वहां नस के अंदर चली गई, इन दैट केस आपके ये ग्राफीन हाइड्रोक्साइड अगर आपके खून में चला गया, तब वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो उस खून में जाने के बाद क्या होगा, जितनी स्पीड से खून बहेगा शरीर के अंदर, उतनी स्पीड से ये चलेगा और उस एपिथेलियल लाइनिंग को काटेगा। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि पाइप के अंदर जो पानी है उसमें ब्लेड डाल दिए बहुत सारे,
आराम आराम से अगर पानी जा रहा है तो वो ब्लेड आराम आराम से तैर रहे हैं, और अगर वो फास्ट मूविंग ब्लेड हो तो वो जो ब्लेड है वो इधर उधर लग लग के उस पाइप के कोरनों को, इसको दीवारों को तोड़ते काटते रहते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होकर के वो मर जाते हैं। और यही कारण रहा कि पिछले कुछ दिनों में या अभी भी जो हो रहा है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, यानी जब वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो जिम में हैं, जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वो फुटबॉल ग्राउंड पे हैं, जब वो टेनिस ग्राउंड पे हैं, जिस टाइम उनके शरीर में खून बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, उस टाइम पे वो मतलब या तो उनको सीजर्स पड़े हैं उस टाइम। इसमें मैंने बोला कि जिन लोगों को इस तरह से अचानक से मतलब वो अमृत प्याला पीने के थोड़ी सी देर के बाद ही जिनको हार्ट अटैक या मौत का सिम्टम, सडन डेथ हुई है, उनको पहले दौरा सा पड़ा है, लाइक उनके नाक में से खून भी आया है और इस तरह की चीजें हुई हैं। तो इन्होंने ये बात बोला है कि ये कॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट्स एंड सडन डेथ ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी एथलीट्स लेटली। जो अभी थोड़े दिन पहले जो एथलीट्स की जो मौत हुई थी, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो हैवी काम करने वाले थे। लेकिन आपको टेलीविजन वालों ने लगातार क्या दिखाया कि वो लोग हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, वो मेहनत करने का नुकसान बताने लग गए टेलीविजन वाले। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये वही टीवी वाले हैं जो पहले इन किसान जो इन खेती के तीनों कानूनों को कहा, इनके लाभ बताया करते थे और अब इनको वापस लेने पे भी लाभ बता रहे हैं। यानी कि ये कानून लाना भी मास्टर स्ट्रोक था अंबानी के कुत्ते का। मैं जानबूझकर बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि हम उस आदमी को क्रिटिसाइज करें कि जो तुम गलत कर रहे हो, कि उनको लाना भी मास्टर स्ट्रोक और उनको वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक। ऐसा इतने बेवकूफ हैं क्या हम लोग कि नहीं समझ रहे हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ रशियन रॉलेट। ये इसी को जो इसमें सस्पेंशन की बात जो मैंने बोली थी आपको, इसको बोला इन्होंने। और पीस अवेन दिस इज। और अगर आप, क्योंकि इन्होंने एक और चीज बात बोली है, अगर आप इसकी टॉक्सिकोलॉजी करेंगे मरे हुए बंदे की, अगर आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उस पर नहीं आएगा ये, क्योंकि इसके लिए भी इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स हैं और वो मैं नहीं मुझे पता, लेकिन मैं उसमें लिख भी दूंगा, अपने उस मैसेज में लिख दूंगा कि जिस तरह से इनको चेक किया जाता है, जो टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग में ये नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी में ग्रेफीन हाइड्रोक्साइड नहीं आता है। जो मेथड जो यूज़ किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी का, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको मौत के कारणों का पता नहीं चलेगा, तो कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये आपको पहली डोज दूसरी डोज लेने से हुआ है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर सबसे पहला देश था जिसके अंदर मैंडेट चालू किया था, मेडिकल मैंडेट, कि आपको कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी, और जिसके अंदर मिस्टर शेलनबर्ग जो इसके मतलब उनके राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं, उनको बोला इन्होंने कि इनको लेटेस्ट। तो ये जो पॉइंट था वो मैंने शायद रख दिया है। इट कैन बी इट बायोडिग्रेडेबल नैनो स्ट्रक्चर बेस्ट, इट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द रेजर ब्लेड्स। हाँ, वो सब मैं आपको बोल चुका हूँ। तो हाँ, ये बिंदु थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि क्या नुकसान है लेने का। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद जब देखिए क्या होता था कि अभी से पहले मुझसे कोई पूछता था कि सर मुझे क्या दूसरी डोज लेनी चाहिए, तो मैं उसे कह रहा था कि तुम अगर बचे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, शायद तुम्हारे वाले बैच में वो मटेरियल नहीं आया होगा, फिर तीसरे में आ जाएगा, फिर दूसरे में आ जाएगा, तो तुम अभी बचे हुए हो तो कुदरत का करिश्मा है कि तुम्हारा बैच ऐसे सामान का था। तो आप अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या हमें अगली डोज लेनी चाहिए, तो बिल्कुल खड़ा होकर के नो कहना पड़ेगा। हालांकि मैं इतना समझता हूं कि जिन्होंने ये ले ली है वो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फाइट तो करनी पड़ेगी, अपने लिए ना सही, अपनी अगली पीढ़ी के लिए सही, लेकिन ये फाइट तो आपको करनी पड़ेगी। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको आंदोलन के अंदर आना ही पड़ेगा। और मुझे भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा दिन मतलब हम लोग लुका छिपी का खेल नहीं खेल सकते। हम व्हाट्सएप ट्विटर पे ये आंदोलन नहीं जीत पाएंगे और हमें आमने सामने आकर के सरकारों से सवाल पूछने ही पड़ेंगे। आपको अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहरों में मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि कोई भी आदमी आपको काम करके नहीं देगा, तो
मैं समझता हूँ कि आप जब घूमेंगे फिरेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे चीज़ें थी जो आपके अंदर काबिलियत थी, वो तब आएंगी जब आप बाहर जाएंगे, आपको सपोर्ट ना मिले। मतलब जैसे अगर कोई मान लो आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर चलते चलते गिर जाता है, आप उसे बार बार उठाएंगे भाग करके, तो वो फिर हर बार गिरते ही आपकी तरफ देखेगा कि आप उठाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे 2-4 बार गिरने के बाद नहीं उठाया है तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे खुद ही उठना है, और उसके बाद वो गिरेगा भी नहीं, ध्यान भी रखेगा, और उसके बाद वो खुद भी इतना खुद मजबूत महसूस करेगा खुद को कि मैं अपने आप उठ जाऊंगा कोई भी दिक्कत होगी तो। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कोर्ट के, कचहरियों के, आरटीआई दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू कीजिए। आप अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपने लेवल पर रिसर्च कीजिए, लोगों को कनेक्ट करिए। क्योंकि जिस वक्त अभी तो रैलियों में जाने के लिए लोग दिहाड़ियां दे देते थे, लेकिन अब आपको आंदोलन के लिए कोई पैसे नहीं देगा, कोई फंडिंग नहीं देगा। तो आपने बहुत पैसे कमा रखे हैं, लेकिन ये पैसे किसी काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपके परिवार में प्यार नहीं है, अगर आज़ादी नहीं है, तो क्या करेंगे हम उन पैसों का? कि ये नॉर्मल नहीं होने वाला है। अगर आप नहीं बोले तो 2030 तक ये नॉर्मल नहीं होने वाला है। आपको इस नॉर्मल लाइफ के लिए फिर से फाइट करनी पड़ेगी अगली जनरेशन्स के लिए। और जितनी जल्दी हम लोग इकट्ठे होते हैं, जितनी जल्दी हम लोग अपना स्वार्थ छोड़ करके इस मुहिम में लग जाते हैं, उतना आसान होगा हमारे लिए लड़ाई लड़ना। तो जो मैं एक एग्जांपल और दे रहा था इसके बीच में ना, कि पहले हमारे गाँव में ना, हरियाणा के गाँव में, बाकी जगह पे भी ऐसा ही था, बिजली के बिल थे वो 200-400 रुपये आते थे और 6 महीने में एक बार आते थे। और इन्होंने लालच दिया ये कह करके कि आपकी बिजली 24 घंटे मिला करेगी और आपको मीटर जो है वो बाहर लगवाने पड़ेंगे। कुछ गांव थे इकट्ठे होकर के जिन्होंने उनको जूते मार के बाहर भगा दिया बिजली विभाग वालों को, और उन गांवों के मीटर अंदर ही लगे हुए हैं। और कुछ गांव, बहुत सारे गांव में इन्होंने बाहर लगवा दिए मीटर। तो आज जिन गांवों में बाहर लगे हुए हैं मीटर, उनमें भी उतनी ही लाइट आती है जिनमें अंदर लगे हुए हैं, और जिनमें बाहर लगे हैं उनके बिल आते हैं 3-3 हजार, 4-4 हजार। और जिन लोगों ने संगठित होकर के इनको भगा दिया था, उनके बिल अभी भी 200-300 ही आते हैं, और लाइट दोनों गांव में बराबर आती है। इस बात को समझिए। जो नए मीटर हैं इनमें भी गड़बड़ है, ये कंपनियों के साथ सेटिंग है, इनका हिस्सा जाता है नेता लोगों को। मतलब ये इतने लालची लोग हैं कि थोड़े से पैसे कंपनियां दे देती हैं तो ये अपने लोगों की ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो बिजली कंपनियां इनको खूब पैसा देती हैं, और दिल्ली इसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, लेकिन बिजली के बिलों को मतलब उन्होंने रोका हुआ है। और पूरी इसलिए क्योंकि जब देखते हैं कि इतना खर्चा होता ही नहीं है जितना ये लोग मांगते हैं, तभी तो पता लगेगा ना कि ये लोग वाकई में मतलब लोगों को सर्विस दे भी रहे हैं कि नहीं जितना पैसा ले रहे हैं। तो आगे जो बिल पास होने वाले हैं वो भी हमारी गुलामी तय करने वाले हैं। तो इसलिए ये किसानों को जल्दी से घर भेजना चाहते हैं ताकि ये चुपचाप बाकी के बिल पास कर दें इस शीतकालीन सत्र में। तो मैं समझता हूँ कि आप जागते रहिए, ये खोजबीन करिए कि कौन से कानून आने वाले हैं। इस बात के लिए वकीलों से संपर्क कीजिए, आरटीआईज डालिए अपने इलाके में जितने भी लोग हैं। अभी मास्क के लिए क्या क्या है, बाकी और टीकों के लिए डालते रहिए, और चिट्ठियां लिखते रहिए अपने प्रधानमंत्री को, एसीएस को, चीफ सेक्रेटरी को, अपने मुख्यमंत्री को लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए। मतलब खुद भी लिखिए, गांव वालों को भी जाके लिखवाइए। जैसे मैं उस दिन हरसोला में गया था, तो हरसोला वालों ने मुझे एक बैग भर के दिया है, हर गांव से, हर घर से उन्होंने मुझे साइन करके दिए हैं सिग्नेचर कैंपेन के अंदर। और लगभग जहां भी हम जा रहे हैं वहां लोग ऐसे इकट्ठे होकर के कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जब हम आंदोलन करेंगे एजुकेशन के लिए, तो वो सारे काम आएंगे। फिलहाल के लिए हेल्थ एक मुद्दा है जिसके ऊपर हमें आपको इकट्ठा होना है और इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को लड़ना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ इतना ही बहुत है। आप अपने चैनल पर इस वीडियो को लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब इसके अंदर मेरा कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।